क्लास में कि जो रिएक्शंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के, फास्ट, स्लो एंड मॉडरेट। हमारे काम का कौन सा है ना? ना फास्ट है और ना ही स्लो हमारे काम का है। हमारे काम का सिर्फ और सिर्फ कौन कौन सा है? ओनली मॉडरेट। क्लियर है? आगे बढ़े फिर। देखिए हमने रेट ऑफ रिएक्शंस को दो टाइप से बांटा। हमने रेट ऑफ रिएक्शन को दो टाइप से बांटा है। पहला है हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा है इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या आपने फिजिक्स में एवरेज और इंस्टैंटेनियस पढ़ा था? क्या फर्क होता है? फॉर ए लॉन्ग इंटरवल वी चूज एवरेज, और अगर शॉर्ट इंटरवल के लिए बात करें तो इंस्टैंटेनियस, है ना? तो अगर हम शॉर्ट इंटरवल के लिए बात कर रहे होंगे तो हम किसकी बात करेंगे? इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की। लिखिए, द रेट ऑफ रिएक्शन इज फर्दर क्लासिफाइड इन टू वेज। द रेट ऑफ रिएक्शन इज फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। द रेट ऑफ रिएक्शन को ROR लिख लिया करें, बहुत बार लिखना पड़ेगा आपको। द रेट ऑफ रिएक्शन इज फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और सेकेंड इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब अपन पहला बात करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की। इसमें भी हम सबसे पहले बात करेंगे प्रोडक्ट के लिए और रिएक्टेंट के लिए। देखिए कल मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी रिएक्शन को कराते हैं तो विथ रेस्पेक्ट ऑफ टाइम के रेस्पेक्ट में अगर आप देखें तो इनिशियली t बराबर 0 पर, शुरुआत में t बराबर 0 पे इसके मोल सबसे मैक्सिमम होंगे। रिएक्टेंट का कुछ मोल होगा ना, है ना? फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूँ 1 और 3, और ये कितना होगा? और एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये कितना हो चुका होगा? और ये 1 लिया है तो 2 बनेगा ना, 3 लिया है तो 2 बनेगा ना। इसका 1 मोल इसका कितना मोल बना रहा है? 2 ही तो मोल बना रहा है, तो 1 मोल लिया है तो 2 ही मोल बनेगा ना। स्टोइकियोमेट्री क्या कहता है कि अगर आपने इसका 1 मोल लिया है तो इसका 3 मोल लेना होगा, और इसका कितना मोल बनेगा? दिस इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री, है ना? देखिए ये जो है 1, 3 एंड 2, दिस इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये कहलाता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और स्टोइकियोमेट्री का मतलब ही होता है एलिमेंट्स का मेजरमेंट। स्टोइकियोमेट्री का मतलब ही होता है एलिमेंट्स का मेजरमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि एक मॉलिक्यूल N2 का 3 मोल ऑफ H2 से रिएक्ट करेगा और कितने मोल बनाएगा? 2 मोल। ठीक है, अब अपन केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं। केस 1, शांति, आवाज नहीं भाई। फॉर रिएक्टेंट्स के लिए टाइम के साथ कंसंट्रेशन बढ़ रहा है या घट रहा है? रिएक्टेंट के लिए कंसंट्रेशन बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है ना। तो यानी कि इसके लिए जो ग्राफ खींचा जाएगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर का ग्राफ होगा। बोलो हाँ या ना। यानी कि कुछ ऐसा ग्राफ होगा। देखिए ये टाइम के साथ घटते चला जा रहा है, डिफरेंट टाइम पे। आप अब जैसे जैसे टाइम इस तरफ लेंगे और इस तरफ आप कंसंट्रेशन को ले लें, है ना? तो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच अगर आप ग्राफ देखेंगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? घटते चला जा रहा है ना? ओके, अब हम इसके लिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखे तो क्या लिखेंगे? R इज इक्वल टू डेल सी अपॉन डेल टी। अच्छा, डेल सी जो है, डेल सी ऑब्वियसली कंसंट्रेशन है। मान लीजिए कि किसी 2 टाइम पे हम ले रहे हैं, ये है C1, यहाँ पे होगा ना C1, या C इनिशियल कर देता हूँ और इसे C फाइनल कर देता हूँ। फाइनल बड़ा है या छोटा है? छोटा है। तो डेल सी की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव। लेकिन निगेटिव रेट ऑफ रिएक्शन का कोई मतलब नहीं निकलेगा। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव करने के लिए हम आगे लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन के आगे कौन सा साइन लगा देंगे? माइनस ऑफ डेल सी बाई डेल टी। तो ओवरऑल हमारा रेट किस में आ जाएगा? पॉजिटिव में। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? ये काम सिर्फ किसके लिए करेंगे हम? रिएक्टेंट के लिए, क्योंकि रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम हमेशा डिक्रीज होते रहता है। जरा आप ध्यान से अगर देखिए तो पहले 1 था, लास्ट में कितना हो गया? यानी डिक्रीज हुआ। यहां भी 1 था, सॉरी 3 था, और ये कितना? 0, यानी डिक्रीज। और ये टाइम के साथ क्या हो रहा है? बढ़ते चला जा रहा है कि नहीं? तो यानी कि
प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ेगा और रिएक्टेंट टाइम के साथ घटेगा, तो इसके वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा हमारा, निगेटिव। लेकिन निगेटिव रेट ऑफ रिएक्शन का कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए हमने क्या लगा दिया इसके आगे, माइनस साइन खुद से ही लगा दिया, ठीक है, ताकि ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन किस में आ जाए, पॉजिटिव में आ जाए। क्लियर है, ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक बात लिख लीजिएगा, आपसे पूछा जाता है बोर्ड में कि इस नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है, तो ऐसे करके लिख लीजिए, सिग्निफिकेंस ऑफ, लिख लीजिए सिग्निफिकेंस ऑफ, आवाज नहीं, सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है, हेयर नेगेटिव साइन इंप्लाइज, अरे कहाँ गप का है भाई, क्या हो गया, हेयर नेगेटिव साइन इंप्लाइज positive rate of reaction since the concentration for reactants are decreasing with respect to time, with respect to time, ठीक है। आपके बोर्ड में पूछा जाता है ना, कि नेगेटिव साइन क्या सिंप्लीफाई करता है, इंप्लाइज करता है, तो क्या बोलेंगे कि नेगेटिव साइन इसलिए लगाया है क्योंकि कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, और हम चाहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारा कैसा हो, पॉजिटिव हो, ठीक है, क्लियर है, बढ़े आगे। ये था हमारा केस 1। केस 2 किसके लिए होगा, फॉर प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट टाइम के साथ क्या होता है, बढ़ता है या घटता है, बढ़ते चला जाता है, तो प्रोडक्ट के लिए हमें चिंता नहीं करना है। हाँ, इसका ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग। केस 2 फॉर प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट के लिए हमने डिक्रीजिंग बनाया था, प्रोडक्ट के लिए कैसा बनाएंगे, इंक्रीजिंग, यानी समथिंग लाइक दिस, ये कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है ना, कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग ग्राफ, टाइम के साथ इंक्रीज करते जा रहा है, ये टाइम के साथ इंक्रीज करते जा रहा है ये, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप डिफरेंट टाइम के लिए देखें तो इसके लिए कंसंट्रेशन होगा इनिशियल, और अगर ये फाइनल टाइम में मान लूँ तो फाइनल टाइम वाला कंसंट्रेशन बड़ा है ना, तो लिख देंगे हेयर CF इज ग्रेटर देन CI, हेंस रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज इज इक्वल टू del C अपॉन del T, विदाउट एनी साइन, विदाउट एनी साइन नहीं। तो हमने दो टाइप के रेट ऑफ रिएक्शन देखा, कौन कौन सा, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, और अभी हम देख रहे थे एवरेज, एवरेज में किसका किसका, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, है ना। तो आगे बढ़ते हैं फिर, नेक्स्ट लिखिए इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहली बात, आवाज नहीं भाई, इट इज डिफाइंड फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जब टाइम इंटरवल काफी छोटा हो जाएगा उसके लिए हम क्या डिफाइन करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अगेन यहां पे भी केस 1 लेंगे हम, और इसके लिए क्या लिखेंगे, फॉर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स के लिए, तो रिएक्टेंट्स के लिए आर इंस्टेंटेनियस क्या लिखेंगे, del C अपॉन del T, लेकिन अगेन माइनस साइन के साथ, क्यों, क्योंकि ये डिक्रीजिंग होगा, है ना। अब आप देखिए इसका थोड़ा मैथमेटिकल प्रोस्पेक्टिव देख लीजिए, क्या आपको पता था कि इंस्टेंटेनियस में हमेशा स्लोप देखा जाता है, हाँ कैसे, देखिए जब आप बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल ले रहे हैं, मान लीजिए कि आपने इस फ्रैक्शन ऑफ टाइम पर ले लिया, इस फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे ले लिया, तो इतना छोटा सा टाइम इंटरवल पर अगर आप देखेंगे तो कंसंट्रेशन ये है हमारा, आवाज नहीं यार गप क्यों कर रहे हो, ये कंसंट्रेशन है हमारा, और ये क्या है, टाइम, तो del T काफी छोटा है ना, ये इस पॉइंट पे है ना, हाँ, तो इस पे अगर जो स्लोप खींचेंगे हम, ये स्लोप अगर हमने खींच दिया तो ये स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, y अपॉन x, y कौन है हमारा, कंसंट्रेशन, तो यानी कि कंसंट्रेशन की जगह पे क्या रख देंगे हम, बिल्कुल सही, तो स्लोप क्या कहेंगे हम, चेंज del C बाई del T, है ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं। अच्छा, ये स्लोप कैसा है, पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव, है ना। जिन्हें नहीं पता देखिए, जब आप इसको एंगल मेजर करेंगे, और ये कौन सा एंगल मेजर करते हैं, हाँ, अगर आप इसका एंगल मेजर करेंगे तो दिख रहा होगा आपको ये एंगल कितना है, 90 से बड़ा या 90 से छोटा, 90 से बड़ा, और अगर कोई चीज 90 से बड़ा है तो tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, निगेटिव कॉट थीटा,
ठीक है, नेगेटिव कॉट थीटा। बोलो, समझ में आया? तो इसका मतलब है कि स्लोप निगेटिव है ना हमारा, 90 से बड़ा है, तो दैट्स वाई अगेन यहाँ पे हमें कौन सा साइन मेंशन करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन मेंशन करना पड़ेगा। बोलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ठीक है। और अगर हम प्रोडक्ट के लिए खींचेंगे तो कैसे करेंगे, आगे बढ़े? तो अब आप बताते चले। शांति मतलब पीस, पीस वाली शांति की बात कर रहे हैं हम। देखिए केस 2 फॉर प्रोडक्ट्स, अगर आप प्रोडक्ट के लिए ग्राफ खींचेंगे तो कैसा आएगा, इंक्रीजिंग। एंड अगेन इसका अगर मैं स्लोप कहूं तो इसका स्लोप कैसा दिख रहा है आपको, पॉजिटिव दिख रहा है क्या, दिख रहा है? तो इस बार हम निगेटिव की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो आर इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हो जाएगा, डेल सी अपॉन डेल टी, या इसी को कुछ बुक्स डीसी बाई डी भी लिख देते हैं, क्योंकि जब डिफरेंस छोटा होता है तो, लेकिन आपको कहीं भी डीसी यूजुअली लिखा हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है? बहुत रेयर ऑफ द रेयर बुक्स में दिखेगा डीसी बाई डी। तो आपको समझ में आ गया एवरेज और इसमें फ़र्क। सबसे महत्वपूर्ण बात, हाँ बोलो, कौन सा? इसके लिए देखो इधर, प्रोडक्ट के लिए हमें इंक्रीजिंग ग्राफ खींचना पड़ेगा, हमने खींच दिया। इंक्रीजिंग क्यों खींचा, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो टाइम के साथ बनता है। देखिए शांति, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कि आपने क्लास 11th में पढ़ा था, तो उसमें आपने पढ़ा था द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द, क्या कोई इसका एक्सेप्शन है? बिल्कुल है। कौन सा है? ये हमेशा लगता है एक्सेप्ट द न्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में आप मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में चेंज कर देते हैं, है ना? तो ये हमेशा लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मास इज ऑलवेज वैलिड एक्सेप्ट देन न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कंजर्वेशन ऑफ मास में ही आपने इसका दूसरे ग्लांस में हम ये भी कह सकते हैं कि द रिएक्टेंट कंज्यूम्स विल फॉर्म इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जितना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, और होना भी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि N2 और H2 मिलाकर आप अमोनिया बना रहे हैं, तो जितना N2 निकलेगा और जितना H2 निकलेगा तभी ना NH3 बनेगा। इधर से N2 निकला, इधर से H2 निकला, तभी ना NH3 बनेगा। हाँ, तो जितना ज्यादा कंज्यूम होगा प्रोडक्ट उतना ज्यादा बनेगा। अच्छा, अगर वो कंज्यूम हो रहा है तो इसका मतलब वो डिक्रीज होगा, और प्रोडक्ट क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। तो यहां पे भी हमने प्रोडक्ट को इंक्रीज कर दिया, ठीक है? देन आफ्टर इसका स्लोप पॉजिटिव है, देखो इस एक्सिस के साथ 90 से छोटा है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना। जिन्हें ये नहीं समझ में आता, देखिए इधर, जब आप सारे क्वाड्रेंट खींचते हैं तो आपको मालूम होता है ऑल साइन टैन कॉस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भैया सारे के सारे पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप दिख रहा है आपको, दैट्स वाई हमने यहाँ पे कोई साइन मेंशन नहीं करा है। खत्म। बोलिए, और कोई डाउट? बढ़िया आगे। अब यहाँ तक तो सारी बातें क्लियर थी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ये सारी बातें आपको सारे बुक्स में मिल जाएंगी। अब ये जो बात है ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये आपको नहीं मिलेगा किसी बुक में। जब कभी भी कहीं पे दिया हुआ हो कि फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, क्या निकालना हो, इट इज ऑलवेज अबाउट इंस्टेंटेनियस। बात समझ में आई? अगर आपसे कहा गया रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, तो आपके दिमाग में ख्याल आएगा कौन सा निकालूं, एवरेज वाला या इंस्टेंटेनियस वाला? तो कौन सा निकालना होगा आपको? क्वाइट सिंपल, लिख लीजिए। इफ इट इज नॉट मेंशन, if it is not mentioned, if it is not mentioned, then it means it is about instantaneous rate of reaction, it is about instantaneous rate of reaction, है ना? क्योंकि जब क्वेश्चन में आपसे कहा जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकालना है, तो आपके दिमाग में पहला ख्याल यही आएगा कि किसके बारे में कहा जा रहा है, एवरेज के बारे में या इंस्टेंटेनियस के बारे में। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा, किसके बारे में कहा जा रहा है, इंस्टेंटेनियस के बारे में। इसको घेर के लिख लीजिए, ये आपके सबसे ज्यादा काम आएगा, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट है ये। बोलिए, यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं? अब केमिकल काइनेटिक्स का जो मेन बेस है, जिसपे सारी चीजें चलेंगी, उस पर अपन बात कर रहे हैं अब, है ना? तो जरा ठीक से समझिएगा, हेडलाइन दीजिएगा, रिलेशन बिटवीन rate of reaction and reactant as well as product relation between
रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। ठीक है, तो जरा आप पहले 5 मिनट रुक जाइए, पेन रख लीजिए, पहले आप समझ लीजिए इत्मीनान से, है ना। ठीक है, जहाँ डाउट आए पूछ लीजिएगा बेहिचक। ये बेस है, अगर आपको एक एग्जाम्पल समझ में आ गया तो सारे एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे। हमारा पेटेंट एग्जाम्पल लेते हैं, N2 + 3H2 2NH3। चलिए तो सबसे पहली बात, इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना कितना है, 1 3 और 2। बहुत अच्छे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप नाइट्रोजन का 1 मोल लेंगे तो इसका कितना मोल लेना होगा, अगर मैं इसका 5 लूंगा तो इसे कितना लेना होगा, इसका 10 तो इसका, क्लियर है। यानी कि अगर कोई मुझसे कहे कि मैं इसका x मोल ले रहा हूं तो इसका और इसका टाइम बराबर 0 पे तो 0 होगा ना, टाइम बराबर t पे कितना हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, नाइट्रोजन वक्त के साथ, नाइट्रोजन क्या है, रिएक्टेंट है, तो ये वक्त के साथ डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो हम कहेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, भागने की क्षमता, है ना, किसका, ऑफ N2 इज इक्वल टू x, क्योंकि इसका x मोल खर्च होगा तो इसका 3x मोल खर्च होगा, क्लियर सी बात। ठीक, इस रेट ऑफ डिसअपियरेंस को बार बार लिखने के लिए हम लिखेंगे ROD, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ठीक, सिमिलरली इस साइड में एक और भी डिसअपियरेंस आ रहा होगा, वो किसका आ रहा होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसका, H2 का, वो कितना होगा, बिल्कुल सही 3x। अच्छा, अगर मैं इसे डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूं जैसा कि अभी आपको बताया था, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं क्या, माइनस ऑफ डी N2 बाई dt इज इक्वल टू x। मैंने कहा ना कि जब कभी भी रेट की बात हो रही हो और कुछ नहीं दिया हो तो क्या समझेंगे, इंस्टेंटेनियस, यानी कि स्मॉल डी, और ये क्या बता रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निगेटिव साइन हमने लगाया है, ये बता रहा है कि ये डिक्रीज हो रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई। यहां पे भी हम क्या लिखेंगे, इसे माइनस ऑफ DH2 बाई इज इक्वल टू 3x। बहुत अच्छा। अब प्रोडक्ट के लिए क्या लिखेंगे, फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए तो फॉर्म हो रहा होगा ना, बन रहा होगा ना ये, तो हम लिखेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन, हाँ बिल्कुल सही, किसका, NH3 का। इसे हम क्या लिखेंगे, D ऑफ NH3 अपॉन N इज इक्वल टू। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जिसमें 99% जनता कंफ्यूज रहती है, लेकिन आप टेंशन मत लो, आप 1% में ही आओगे, है ना, आप कंफ्यूज नहीं होगे। ध्यान से समझना, अगर कोई आपसे पूछे इंडिविजुअल रेट क्या होगा नाइट्रोजन का, तो आप क्या बोलेंगे, x बोलेंगे। इंडिविजुअल रेट क्या होगा, x। इंडिविजुअल रेट H2 का क्या होगा, और इंडिविजुअल रेट NH3 का क्या होगा। लेकिन अगर कोई पूछे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, x + 3x, नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन तो हमेशा एक ही होगा, रेट ऑफ पूरे रेट का रिएक्शन तो एक ही होगा ना। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, इंडिविजुअल रेट अलग अलग हो सकता है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन अलग नहीं होगा। तो अब आप जरा इसे गौर से देखें, है ना, एक्चुअली में अगर आप देखें तो x और इसका कितना है और उसका कितना है, अगर मैं इसे 3 से डिवाइड कर दूं और इसे 2 से डिवाइड कर दूं तो मामला बराबर हो गया क्या। और गौर से देखिए ये 3 और 2 क्या है, इसी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, यानी कि उसके इंडिविजुअल रेट में किससे डिवाइड कर दीजिए, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, तो रेट ऑफ रिएक्शन दे देगा। बात समझ में आ रही है, क्या ये बात क्लियर हुई। तो फिलहाल आप इसको रहने दीजिए, बाकी सब नोट कर लीजिए, इस पे चर्चा करते हैं। बोलो, यहां तक चीजें समझ में आ गई। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 क्या होगा, x, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 क्या होगा, एंड रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 क्या होगा, ठीक है। लेकिन पूरे रेट रिएक्शन का तो रेट एक ही होगा, रेट का रिएक्शन तो अलग अलग नहीं हो सकता, है ना। ठीक है, लिखिए रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज या विल बी
rate of reaction will be same for all components. It means the rate of H2 is equal to rate of N2 is equal to rate of NH3 and it should be equal to rate of reaction, यानी कि H2 कितना था 2x है ना 3x, अच्छा इसको पहले लिख देते हैं यार, x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 2x, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप इसको 3 से डिवाइड कर दे और इसको, एंड दिस 3 and 2 इज अ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ठीक है। और अगर मैं जनरलाइज्ड वे में कहूँ, अच्छा पहले आप नोट कर ले, आई नीड सम एक्स्ट्रा स्पेस, नहीं ऐसा कहना सही नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है, है ना। हमने यहाँ पे एक पार्टिकुलर एग्जांपल देके समझाने का कोशिश किया, जनरलाइज्ड वे में बताते हैं अभी। क्योंकि यहाँ पर जो सबसे छोटा था ना, उसके पास कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं थी, इसीलिए हो गया, ये एक्चुअली ऐसा था, इसीलिए यहाँ पे ऐसा हो गया। हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा हर बार। बोलिए क्लियर है, आगे बढ़े। यानी कि हम जनरल तरीके में कह सकते हैं कि अगर कोई रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, और इसका कोएफिशिएंट है अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखाएगा, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी और डिवाइडेड बाई, क्लियर है। इसके लिए क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ डी बी बाई डी टी और डिवाइडेड बाई बीटा, क्लियर, ठीक है। और इसके लिए क्या लिखूंगा, डी ऑफ सी बाई डी टी 1 बाई गामा, और इसके लिए क्या लिखूंगा, डी कंसंट्रेशन ऑफ डी बाई टी 1 बाई डेल्टा। बात समझ में आई। छोटा बड़ा से फर्क नहीं पड़ेगा, आप सबको डिवाइड कर दीजिए, किससे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो कुछ सवाल लिख लीजिए, आइए एक आध सवाल, पहले मैं एक सवाल कर देता हूँ। फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, आवाज नहीं, कितना गप करते हो यार, दिस इक्वल्स टू 2NH3 इफ रेट ऑफ रिएक्शन इज 6 into 10 to the power minus 3 mole per liter per second, then find rate of appearance of NH3, second rate of disappearance of N2, and third rate of disappearance of H2। अब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख ले सबसे पहले। तो रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, माइनस ऑफ dN2 बाई और 1 फिलहाल के लिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, 1 उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और इसके लिए माइनस ऑफ डी H2 बाई डी टी डिवाइडेड बाई 3, और इसके लिए डी ऑफ NH3 डिवाइडेड बाई D2 2। अब सबसे पहले किसको निकालना है आपको, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। तो अब आप देखिए किसको किसको रिलेट करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता है ना, और NH3 का रिलेशन ये है ना, दिस टर्म इज कॉल्ड, दिस वन ध्यान रखिएगा, ये टर्म है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, ये स्टोइकियोमेट्रिक से डिवाइड करने वाला नहीं है, वही मैंने कहा था, थोड़ा सावधानी रखिएगा, 99% बच्चे यहीं फंसेंगे, आप भी फंस गए फिर से। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है। आपने इसको डिवाइड तो इसलिए किया है ना, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर करना था ना। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, तब तो 2 टाइम्स ऑफ R हो जाएगा ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं। हाँ, आपने डिवाइड कब, आप डिवाइड कब करोगे, जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा, यानी कि जब सबको इक्वेट करना होगा, है ना।
लेकिन इंडिविजुअल जब पूछेगा तब कोफिशिएंट का कोई भी रोल नहीं है, तब तो आपको इक्वेट करना पड़ेगा। अब जैसे ये पूछा गया आपसे, तो आप इसको और इसको इक्वेट कर दीजिए, है ना। तो अगर आप इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू डी ऑफ NH3 बाई डी टी डिवाइडेड बाई 2। तो आपसे क्या पूछा गया था, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 ना, तो दिस इक्वल्स टू 2R, और R दिया हुआ है क्या, बस लिख दो। आप समझ में आया, इसलिए मैंने कहा था कि आपने डिवाइड कर दिया, गलती कर दी। तुमने सही करा था, कितनों का आया था ये आंसर, बस 1 2, बस 2। चलिए अब समझ में आया, तो अब बाकी ट्राई करिए आप खुद से, है ना, बाकी ट्राई करिए। हो गया, कितना आया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 जो था वही आएगा, अब समझ में आ गया ना, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 बिल्कुल, और होना भी चाहिए। अब आप देखिए, ये 6, ये 18 और ये 12 आ रहा है ना, तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये 6 मोल होगा तो ये 18 होगा, और ये आ गया आपका आंसर सही, क्रॉस चेक भी हो गया आपका। बात समझ में आई, जिनसे नहीं बना मैं बना देता हूँ, इस तरफ इसी तरफ हटा के इसी तरफ बना देता हूँ। देखिए, अब हमें निकालना था रेट के बीच और H2 के बीच रिलेशन, ठीक है, सभी से बन गया था, बताने की जरूरत है, जरूरत क्लियरली, ठीक है। तो एक सवाल और लिख लो फिर इसी खुशी में एक सवाल लिख लीजिए। फॉर एनी रिएक्शन, लिखिए, फॉर एनी रिएक्शन गिवन बिलो, अरे शांति भाई शांति, गिवन बिलो, इफ द rate of disappearance of O2 is 16 into 10 to the power minus 2 mole per liter per second, then find first rate of appearance of H2O, second rate of reaction। फर्स्ट वाले का सेम होगा, सबसे पहले बैलेंस किया था, आओ चेक कर लें यार, बैलेंसिंग करने पे क्या आ रहा है, CH4 2O2 हो गया बैलेंस। अब देखिए, इसके लिए आवाज नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ डी। अच्छा एक बात और, अब आप इतने मैच्योर तो हो गए होंगे कि आपको मालूम चल गया होगा CH4 की तो मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे रेट ऑफ रिलेशन को किससे इक्वेट करना है, तो मैं CH4 क्यों लिखूं, है कि नहीं, तो इसे हटा दूं। अब अपन क्या लिखेंगे, सीधे सीधे लिख देंगे, द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, CH4 के साथ सीधे सीधे रिलेट कर दो, माइनस ऑफ डी, अच्छा सॉरी H2O था ना, सॉरी, माइनस ऑफ डी H2O बाई 2। आपसे पूछा क्या जा रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O कितना होगा, 2R ना होगा, फिर फंस गए। अरे रेट ऑफ अपीयरेंस अगर इंडिविजुअल का पूछ रहा है ना, तो वहां पे स्टोइकियोमेट्री मैंने बोला था ना कि उसका काम नहीं है ना। आप एक बार फिर से समझिए, मैं ये कह रहा हूं कि आपसे पूछा जा रहा है दिस मच, और यही क्यों बोल रहा हूं कि इतना ही क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O। तो अपीयरेंस ऑफ H2O में स्टोइकियोमेट्री का क्या काम, हमने स्टोइकियोमेट्री तब इन्वॉल्व किया था जब रेट ऑफ रिएक्शन बताना था, उसके पहले हमने थोड़ी इन्वॉल्व किया था। आप एक बार कॉपी पलटिए और देखिए, जब कभी भी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 की बात हुई है, वहां पे स्टोइकियोमेट्री नहीं लिखाया गया है, वहां पे सिर्फ लिखा गया है माइनस ऑफ dN2 बाई dt। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस, तो बस इतना ही दूर की बात की जा रही है ना, इसकी तो की ही नहीं जा रही है। बात समझ में आई, बोलो क्लियर है। तो अगर आपसे पूछा गया तो क्या बताएंगे फिर, d ऑफ H2O डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू 2R, और 2 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर -2, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो अब आप घर पे जाएंगे अगर, और क्वेश्चन बैंक अगर होगा आपके पास तो बनाइएगा, है ना।
ओ अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मैंने डाटा चेंज कर दिया था ना। हाँ हाँ, एक सेकेंड, करेक्ट करता हूँ अभी। हाँ सॉरी सॉरी, मैंने अभी रैंडम फ्रेम किया था, ध्यान नहीं दिया, एक सेकेंड। हाँ ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है ना, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें। ये अभी जस्ट सवाल फ्रेम किया था तो इसलिए थोड़ा सा एरर आ जाता है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 दिया है ना, तो इसको भी रिलेट कर लो। क्या क्या रिलेशन आएगा जरा बताओ। माइनस ऑफ DO2 बाई DT divided by 2, and this much is equal to D of H2O divided by 2 dt। हाँ यार सेम ही आएगा, सही बात है, सेम आएगा। हाँ तो सेम ही आएगा ना, अगर अगर आप इससे बना दिए, अगर ऐसा बनाए हैं तो बस सिर्फ इतना कर लीजिएगा, द रेट ऑफ रिएक्शन कर लीजिएगा बस, और O2 हटा दीजिए। अब सही हो गया। क्या आपको समझ में आया थोड़ा सा क्या हो गया गलती? अगर आपने इस तरीके से बनाया तो वो रेट ऑफ रिएक्शन कर लीजिए, और अगर ऐसा बनाया है तो उससे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से ही बना लो यार, कंसेप्ट पकड़ में आ गया ना। कौन सा? ये वाला। एक्चुअली हमने दिया था रेट ऑफ शांति रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 है ना, और मेरे दिमाग में था कि रेट ऑफ रिएक्शन मैंने दिया है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 दिया है ना, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस हमने रेट लिखा, ये पूरा कैंसिल हो गया ना, तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना। अच्छा इसी बात पे एक नया क्वेश्चन लिख लो, सारे डाउट्स क्लियर। लिखिए, इन बॉन्ड हेवर प्रोसेस, ये कलर दिखता है या नहीं दिखता है? नहीं दिखता ना, मुझे लग ही रहा। इफ, इस बार क्या दे दूं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 इज 12 into 10 to the power 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, या आप एक अच्छा ठीक है चलो करो, 12 into 10 to the power 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। फाइंड फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन, सेकेंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस, किसका? H2 का। चलिए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 दिया है ना, तो यानी कि D ऑफ NH3 बाई DT दिया है ना, बाई 2 नहीं दिया है। हाँ, जैसे आप रेट ऑफ रिएक्शन के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे जरा बताइए, आप रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन को इससे रिलेट करिए DNH3 से, और 1/2। ये बात क्लियर है? अब जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, क्या दिया है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, तो उसने सिर्फ यही वैल्यू दिया है, ये नहीं दिया है। बात समझ में आ रही है? तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। क्या मेरी बात आपको समझ में आई क्या? तो ये वैल्यू दिया हुआ है तो इसका मतलब हो गया, हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। नेक्स्ट, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, ये कितना आएगा? ये किससे निकाले हो? दोनों से निकाल सकते हैं, किसी से भी निकाल लो। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, हाँ इससे भी निकाल सकते हैं, माइनस ऑफ DH2 बाई D3, और आपसे क्या पूछा गया? रेट ऑफ, हाँ कितना होगा, कितना आ रहा है ये? 3 टाइम्स ऑफ R, ये सही। बोलिए, बात समझ में आ गई? क्लियर है? एक बार पेज पलट लीजिए, देख लीजिए कोई डाउट है तो। इंडिविजुअल रेट सबका अलग अलग होगा, है ना, लेकिन जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन होगा, है ना, वो तो सबका सेम होना चाहिए। तो हम उस सबको सेम करने के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर रहे हैं, और ये सेम तभी आ रहा है जब आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, एक्चुअली डिफरेंस इसीलिए आ रहा है क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से गुना हो जा रहा है ना। जैसे अगर आप इसका 2 ले तो इसका कितना लेना पड़ेगा? ये इसलिए हो रहा है ना क्योंकि ये 1 है और ये 3 है ना, और अगर आप इस 1 3 का हेडेक ही खत्म कर दे, डिवाइड कर दे, तब तो सारा चीज सेम ही आएगा ना। और कोई दिक्कत बताइए? NH3 और H2 को, इसको, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, वही आएगा, और निकाल दे, हाँ सेम ही आएगा। अगर मुझे इसका लिखना है तो मैं इसको लिखूंगा 1/2 D ऑफ NH3 बाई DT। क्या तुम बोल रहे हो ये निकालना? ये तो रेट ऑफ रिएक्शन तो निकाल, ये दिया हुआ है ना, रेट ऑफ रिएक्शन ही तो निकाला है, ये तो दिया हुआ है ना, NH3 वाला ये दिया हुआ है ना। और कोई डाउट नहीं? ठीक है, देखिए अब आपको पढ़ना है रेट लॉ, ठीक है। तो रेट लॉ बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम में जो आपने पढ़ा था ना, रेट लॉ उसी की तरह है, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। लॉ ऑफ मास एक्शन, कभी नाम सुना है? हाँ बोलो, नहीं सुने हो? देखिए तो मैं सुनाता हूँ, पहले समझ लीजिए आप।
क्या? अरे सुनो तो सही, देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि दुनिया का कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, और करना भी चाहिए। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा होगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी ना। ठीक, अगर कंसंट्रेशन कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, यानी कि प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, होगा ना। ठीक, लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन एक बात ये भी कहता है कि साथ ही साथ जो पावर होगा, इस बात को समझिएगा, देखिए अभी आपको काम आएगा, फिर से आप इस मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। लॉ ऑफ मास एक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ना था, वो कहता है कि मान लीजिए, आवाज नहीं, अरे प्लीज आवाज नहीं, गप मत करो, थोड़ा कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। A प्लस बी से C प्लस डी बन रहा है, जो बाबू रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ A पे डिपेंड करेगा और कंसंट्रेशन ऑफ B पे डिपेंड करेगा। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि अगर कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, जैसे मान लीजिए इस पे अल्फा है और इस पे बीटा है, तो ये इसका पावर हो जाएगा। ये कहता था कौन? लॉ ऑफ मास एक्शन। रेट लॉ इज टोटली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मास एक्शन। द ओनली डिफरेंस इज दैट ये कहता है कि एक सेकेंड, आप जब रेट ऑफ लॉ लिखेंगे ना, रेट लॉ, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखेंगे और कंसंट्रेशन ऑफ बी भी लिखेंगे। इकलौता डिफरेंस ये है कि आपको नहीं पता है कि इस पे पावर कितना होगा, यानी कि आप स्टोइकियोमेट्रिक को इसके पावर पे चढ़ा नहीं सकते हैं, है ना। और अगर ऐसा होता है तो यह एक महज संयोग होगा, अगर ऐसा होता है तो यह एक महज संयोग माना जाएगा। लेकिन अगर आपसे एक्चुअली कोई पूछे कि क्या हम ऐसा लिखेंगे, तो आपको लिखना होगा ऐसा, अननोन, पता नहीं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यानी कि मोटा मोटी तौर पे कहूं तो आप रिएक्शन की शकल को देख के रेट लॉ नहीं लिख सकते, लेकिन रिएक्शन की शकल को देख के लॉ ऑफ मास एक्शन लिख सकते हैं। लेकिन फिर एक उपाय आया, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लॉ ऑफ मास एक्शन है इट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। मैं अभी बस आपको एक आइडिया दे रहा हूं, कल से अपन चालू करेंगे इस पे। और ये जो है ये कैसा कंसेप्ट है? प्रैक्टिकल। मैं अभी प्रूफ कर देता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए, बस मानने के लिए बोल रहा हूं, जरूरी नहीं कि ऐसा होगा, ठीक है। मान लीजिए बाबू कि ये रिएक्शन कुछ ऐसा चल रहा है, रेट लॉ क्या बोलता है? N2NH2। इस पे पावर हम गए नहीं पता। मैंने अभी आपको क्या किया कि ये कौन सा डाटा है? प्रैक्टिकल डाटा है, यानी कि आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके ये वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकलेगा देखिए मैं बताता हूं। जैसे अगर मैं कहूं कि आप कंसंट्रेशन ऑफ N2 को चेंज करिए, और अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ N2 को 2 गुना करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 गुना हो जाता है बाय कीपिंग H2 सेम। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? H2 का कंसंट्रेशन आपने सेम रखा है, अगर N2 का कंसंट्रेशन डबल करता हूं तो रेट भी कितना हो रहा है? तो N2 पे पावर कितना होगा? 1, तभी तो ये 2 गुना हो रहा है, तो रेट भी 2 गुना होगा। अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं N2 का कंसंट्रेशन डबल करता हूं और ये 4 गुना हो रहा है, तो पावर कितना होगा? अब समझ में आया? यानी ये पावर आप कैसे निकाल रहे हैं? आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप N2 की वैल्यू चेंज कर रहे हैं और रेट देख रहे हैं कि कितना फर्क पड़ रहा है। अगर जैसे मैं कहूं कि आपने H2 का कंसंट्रेशन चेंज किया, अब N2 को भूल जाइए, अब H2 पे आ गए, और ये पाया गया कि अगर आप H2 को 4 गुना करते हैं तो ये हो जाता है 16 गुना रेट, तो पावर कितना होगा? 2। अगर आप इसे 4 गुना करते हैं, अगर आप इसे 4 गुना करते हैं और ये हो रहा है 16 टाइम, तो भाई साहब इसका मतलब इस पे स्क्वायर था ना, है ना। क्या ये बात समझ में आई? अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है? दिस पावर इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये पावर क्या कहलाते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप लैब में गए और बोला गया कि अमोनिया का प्रोडक्शन तेज कर दो, है ना, और आपको इस बात का ज्ञान नहीं था, तो आपने कहा उसमें क्या है, N2 को बढ़ा दीजिए। अरे ये तो बढ़ ही गया, है ना। N2 को बढ़ा दीजिए, तो N2 को बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम बढ़ेगा? यानी कि दुगना करोगे तो दुगना होगा, 4 गुना करोगे तो। और उसी के बगल में कोई एक होशियार बच्चा था, उसने कहा सर N2 को ज्यादा बढ़ाने से अच्छा है कि आप H2 को बढ़ा दीजिए, क्योंकि अगर आप N2 को बढ़ाएंगे तो 2 गुना का 2 गुना हो रहा था, लेकिन H2 में क्या होगा? दुगना का 4 गुना होगा, 4 गुना का 16 गुना। अरे 4 पे पावर 2 है, पहाड़ा भी भूल गए क्या? अरे 4 पे पावर 2 है भाई, 16 टाइम्स हो जाएगा। तो कितना बड़ा फायदा है ना ये। और अमोनिया का यूज बहुत ज्यादा होता है,
स्पेशली फर्टिलाइजर्स वगैरह में, है ना। तो आपको मालूम चल गया होगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और थ्योरेटिकल में फ़र्क। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो तो कल अपन यहीं से चालू करेंगे।